स्टूडेंट्स, जब हम लोग के पास टर्म आता है तो बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या है? सबसे पहले ये जो बॉडी है, ये कोई भी बॉडी नहीं है, ये हम लोग का लिविंग बॉडी है। तो चलिए देखते हैं कि एक लिविंग बॉडी है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो इसमें कुछ अमाउंट सॉलिड होगा और कुछ अमाउंट लिक्विड होगा। तो ये जो लिक्विड अमाउंट का जो वॉल्यूम है वो हम लोग का बॉडी फ्लूइड है। मतलब टोटल वाटर कंटेंट और टोटल लिक्विड कंटेंट इनसाइड ह्यूमन बॉडी और लिविंग बॉडी इज व्हाट वी कॉल बॉडी फ्लूइड्स। तो नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड। इजी करने के लिए हम लोग इसको दो भाग में बांट रहे हैं, वरना याद करने के लिए हम लोग बहुत ही वाइड रेंज में भी याद कर सकते हैं, पर इजी करने के लिए हम लोग इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज ECF and ICF. It is very easy, nothing complicated about it. So देखते हैं ECF मतलब होता है सॉरी ECF का मतलब होता है हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सबका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। एंड ICF का मतलब होता है INTRA सेल्यूलर फ्लूइड। इससे क्या समझ रहे हैं आप लोग? वन इज सेइंग एक्स्ट्रा एंड वन इज सेइंग इंट्रा। इंट्रा से आप लोग याद रख सकते हैं इनसाइड एंड एक्स्ट्रा से आप याद रख सकते हैं आउटसाइड। एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा है सेल के बाहर, एक्स्ट्रा है सेल के बाहर है, एक्स्ट्रा है, वो हम लोग का हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो भी सेल के अंदर है वो हो गया इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो बताइए कि सेल के अंदर हम लोग के पास कितने तरह के फ्लूइड होते हैं? बस एक फ्लूइड होता है हम लोग के सेल के अंदर, वो है साइटोप्लाज्म। गिन लो और कोई फ्लूइड होता है तो। हाँ, बाकी है बहुत सारे हम लोग के हैं जो हम लोग के क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो गया, लाइसोजाइम के अंदर, पर जो मेन फ्लूइड है वो हम लोग का है साइटोप्लाज्म, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया। इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक ही है जो है हम लोग का साइटोप्लाज्म। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अब फिर हम लोग के डिवाइड होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को डिवाइड करने से पहले हम लोग जानते हैं कि बॉडी फ्लूइड जो है उसका वॉल्यूम क्या है। ओके, मैंने जैसा कहा कि आपको वाटर का जो टोटल वॉल्यूम है हमारे बॉडी में वो हम लोग का बॉडी फ्लूइड होता है। तो वाटर का वॉल्यूम होगा क्या? ये होता है हम लोग का 42 लीटर्स फॉर अ पर्सन ऑफ 40 kg वेट। 40 kg वेट को हम लोग एवरेज मानते हैं और 42 लीटर। तो इस हम लोग अब यूनिटी मेथड का यूज करके बाकी सारे निकाल सकते हैं, पर ये एवरेज वेट है। एक एवरेज पर्सन में मिनिमम अप्रॉक्स 42 लीटर्स होता है, 42 लीटर होता है। तो अगर हम लोग परसेंटेज निकालना चाहें तो ये होगा 65 to 70%। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। 70% of our body is made up of water. So, ये हो गया हम लोग का कि हम लोग का वॉल्यूम हो गया। टोटल बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, TBF, टोटल बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। तो चलिए जानते हैं PSF। अब हम लोग के पास टर्म आता है ECF। भाइयों ध्यान से देखना, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो मैंने आपको बता चुका। ये कितने टाइप के? अगर हम लोग साइटोप्लाज्म को छोड़ दें तो आप लोग ने 9th में पढ़ा होगा, 10th में, अभी तक आपके पास जो भी बायोलॉजी का नॉलेज है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही बोलेंगे कि ECF हम लोग के दो टाइप के होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। जो गलत नहीं है, ब्लड एंड लिम्फ हम लोग के ECF हैं, पर सिर्फ यही नहीं है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि सिर्फ ब्लड एंड लिम्फ हम लोग का ECF।
पर सिर्फ ईसीएफ, ये मेन ईसीएफ कंपोनेंट है हम लोग का। ईसीएफ का, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का सबसे मेन कंपोनेंट जो है हम लोग के पास वो ब्लड एंड लिम्फ। पर इसको छोड़ के भी बहुत सारे फ्लूइड है हम लोग के बॉडी में जो हम लोग के वॉल्यूम में कंटेंट कर रहे हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव जूस। आई होप अब आप लोग को क्लियर हो रहा होगा ये है क्या। डाइजेस्टिव जूस, सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हम लोग के ब्रेन में होता है। अभी हम लोग ये तो बाद में पढ़ेंगे, पर ये जानने के लिए बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सीएसएफ हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड। ये हम लोग का ऑर्गन्स के बाहर होता है। ऑर्गन्स के बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर के बीच में होता है ये, जो एक तरह का हम लोग को इंपैक्ट से बचाता है हमारे ऑर्गन्स को, पेरिटोनियल फ्लूइड जिसको हम लोग कहते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे फ्लूइड हम लोग के हो सकते हैं ब्लड और लिम्फ को छोड़ के हमारे बॉडी में। पर हम लोग को इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ना है अपने इस चैप्टर में। हम लोग को मेन कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड पढ़ना है, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड, उससे पहले बॉडी फ्लूइड के कुछ फंक्शंस हैं जो अगर हम सारे बॉडी फ्लूइड्स को मिला लें तो उनके एवरेज कुछ फंक्शंस होंगे जिसको याद करना हमारे लिए आसान होगा। तो फर्स्ट फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट? ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस सच एज गैसियस, जैसे ऑक्सीजन हो गए, CO2 हो गए, न्यूट्रिएंट्स हम लोग के हो गए, नाइट्रोजनस वेस्ट, साथ में हार्मोन्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। सेकंड में हम लोग का आता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? तो ये जो ऑस्मो है, ऑस्मो का मतलब होता है वाटर, और रेगुलेशन यू नो रेगुलेट करना, संभालना। वाटर को संभालना है, रेगुलेट कर रहा है, मतलब उसको कंट्रोल कर रहा है कि मतलब वाटर कितना कंटेंट होगा। अगर किसी बॉडी में, अगर किसी पार्ट ऑफ बॉडी में वाटर की लेवल कम हो गई तब हम लोग का जो बॉडी फ्लूइड्स है वो क्या करेंगे, वो जाके उस पार्ट में जमा हो जाएंगे और वहां का जो वॉल्यूम होगा वाटर का वो नॉर्मल कर देंगे। तो ये काम करते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन हो गया हम लोग। नाउ थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट हम लोग का हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर रेगुलेशन, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसीलिए हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। सारे मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके पास एक टेंडेंसी है, स्पेशली ये काम जो है टेम्परेचर रेगुलेशन का, हमारा ब्लड करता है, हमारा ब्लड करता है। पर ये क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर आ रहा है, इसलिए हम लोग सारी चीजों को एक साथ लेंगे। और बाकी बहुत है, ये मेन फंक्शंस हो गए हम लोग, और बाकी बहुत है, डाइजेशन, फिर हम लोग का एक्सक्रीशन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। ये हो गए मेन पॉइंट्स। लिखने के लिए आप लोग प्लीज लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्लड, तो भाइयों ब्लड है क्या? सबसे पहले ब्लड एक लिक्विड ही नहीं है। कोई कहेगा ब्लड क्या है, तो आप बोलोगे ब्लड एक बॉडी फ्लूइड, ओके राइट, इट्स बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड तो बहुत तरह के होते हैं, ब्लड स्पेशली क्या है? ब्लड एक टिश्यू है। ब्लड इज अ टिश्यू, काइंड ऑफ अनोइंग बट इट्स अ टिश्यू। कैसे ये टिश्यू? हम जानते हैं कि टिश्यू बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और हमारे ब्लड जो है ये, अगर समझिए ब्लड वेसल के बीच में हम लोग का ब्लड फ्लो कर रहा है, तो इनके बीच में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स, जैसे WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ये एक साथ एक टिश्यू फॉर्मेशन कर रहा है। भले ही ये अलग अलग है पर ये एक साथ काम कर रहे हैं एज ए टिश्यू, इसलिए हम लोग इसको ब्लड, इसीलिए ब्लड को हम लोग टिश्यू मानते हैं। तो फर्स्ट, ब्लड इज अ टिश्यू। अब ब्लड की ओरिजिन क्या है? ये बहुत ही अलग सी बात हो गई। ओरिजिन ऑफ ब्लड, ओरिजिन क्या होती है भाई? ब्लड, पहले लिख देता हूं, इट्स मेसोडर्म। हमारे बॉडी में
सब कुछ, सारे ऑर्गन्स हो गए हम लोग के, या बाहर जो भी है सब कुछ जो है हम लोग का, वो 3 लेयर ऑफ इम्ब्रॉनिक स्टेज से बने। इम्ब्रॉनिक स्टेज क्या होता है? जब हम लोग एक इम्ब्रायो थे, जब एक ह्यूमन का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो ह्यूमन का एक इम्ब्रायो है जो आगे चल के डिवाइड करेगा। अब इस इम्ब्रायो में 3 लेयर्स फॉर्म करेंगे। फीटस बनने से पहले 3 लेयर्स फॉर्म करेंगे इम्ब्रायो के, जिसमें सबसे इंटरनल लेयर को हम लोग बोलते हैं इंडोडर्म, बीच वाले को मेजो बोलते हैं, मेजोडर्म, एंड सबसे बाहर वाले को एक्टोडर्म। इन्हीं लेयर ऑफ टिश्यूज, ये टिश्यूज है, यही टिश्यूज बाद में मॉडिफाई करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी बनाएंगे। तो इसमें से जो मेजोडर्म है उसका बना हुआ है ब्लड। मेजोडर्म का हम लोग का ब्लड बन जाता है, और मेजोडर्म और भी बहुत सारी चीजें बनाता है, पर अगर हम ओरिजिन बोले ब्लड का तो ये मेजोडर्म है। मतलब इम्ब्रॉनिक स्टेज में जब 3 लेयर्स ऑफ लाइफ फॉर्म किए थे, 3 लेयर्स ऑफ इम्ब्रायो फॉर्म किए थे, तो इस इम्ब्रायो में से जो मेजोडर्म था उसका बना हुआ है ब्लड। ओके, आई होप दिस हेल्प यू। सो मेजोडर्मल हो गया हम लोग का ओरिजिन। अब ये मेजोडर्मल ओरिजिन मतलब क्या, तो मैं आपको एक ब्रीफ बताता हूं कि होता क्या है। तो ये हो गए मेन जो हम लोग के हो गए ब्लड के बारे में कुछ नोट्स या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब जानते हैं कि ब्लड किस चीज का बना हुआ है, मतलब ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है। बॉडी फ्लूइड का कंपोनेंट ब्लड का कंपोनेंट। अब क्या ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट, तो ब्लड का एक वाटर कंपोनेंट, कितना इजीली मैं बता रहा हूं, वाटर कंपोनेंट एंड अ सॉलिड कंपोनेंट। वाटर कंपोनेंट जो है वो 55% है, एंड जो सॉलिड कंटेंट है हम लोग का वो 45% है। तो वाटर में क्या आएगा, वाटर कंटेंट जो है इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, आपने सुना होगा बिल्कुल, ब्लड प्लाज्मा। एंड जो सॉलिड कंटेंट है इसको हम लोग कॉर्पसल्स कहते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स। ये होगा हम लोग ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा में बहुत सारे डिसॉल्व चीजें होंगी, डिसॉल्व कॉम्पाउंड्स होंगे, पर जो मेन है जिसके बारे में हम लोग को जानना है, जो फंक्शन है, वो ब्लड कॉर्पसल्स करते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स अगर नहीं हो तो हम लोग ब्लड को टिश्यू नहीं कहेंगे, वो बस एक लिक्विड सबस्टांस रह जाएगा जिसको हम लोग प्लाज्मा कहेंगे। तो दोस्तों, ब्लड का जो सॉलिड है जिसमें आते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, ये अब कितने टाइप के हैं। ये ब्लड के सॉलिड फॉर्म का कंपोनेंट है, बॉडी फ्लूइड का कंपोनेंट ब्लड का कंपोनेंट हम लोग का वाटर हो गया जो प्लाज्मा है, और ब्लड कॉर्पसल्स। अब ब्लड कॉर्पसल्स कितने टाइप के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, सबका मीनिंग बताऊंगा मैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, एंड जो हम लोग का ब्लड प्लेटलेट्स है इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। हम लोग का थ्रोम्बोसाइट हो गया। ओके, अब जानते हैं आरबीसी का कलर, आप जानते हैं रेड होता है, रेड। आरबीसी का कलर होता है हम लोग का रेड। और एरिथ्रो का मीनिंग क्या होता है, एरिथ्रो का मतलब रेड ही होता है, रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट एरिथ्रो। साइट्स मींस सेल। देखा आपने, हर चीज का एक मीनिंग है बायोलॉजी में।
अगर हम वो लैंग्वेज जान जाए तो हम लोग को बहुत इजी होगा बाकी सारी चीजों को समझने में। आप देख रहे हैं यहाँ पे सब में साइट्स लगे हैं, साइट्स में सेल्स। इससे हम लोग को क्या पता चलता है, हम लोग ब्लड कॉर्पसल्स पढ़ रहे थे, ब्लड सेल्स पढ़ रहे थे, तो ये भी तो सेल है। ब्लड सेल्स कितने टाइप के हैं, तो आरबीसी भी एक सेल है, डब्ल्यूबीसी भी एक सेल है, प्लेटलेट्स के आगे कोई सेल नहीं लगा है, पर यहाँ पे साइट का यूज किया गया। साइट मीन्स होता है सेल, मीन्स प्लेटलेट्स भी एक सेल है। तो ये हम लोग का सॉलिड कंपोनेंट ऑफ सेल है, जो पूरा मिला के 45% होता है हम लोग की बॉडी में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एरिथ्रोसाइट्स। उससे पहले ब्लड का जो हम लोग का वॉल्यूम है एवरेज, वो है हम लोग का 5.5 to 6 लीटर्स। एवरेज ह्यूमन 5.5 to 6 लीटर्स हम लोग का एवरेज ह्यूमन में ब्लड वॉल्यूम। Erythrocytes, that is what we call RBC, red blood cells। ये क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स बेसिकली कॉन्केव साइज के होते हैं। कॉन्केव, ये क्या है? बाई कॉन्केव। ये स्ट्रक्चर है इनका, इस टाइप के दिखने वाले होते हैं आरबीसी सेल्स, जो हम लोग के ब्लड में फ्लो करते हैं। ये कैसे होते हैं? बाई कॉन्केव, दोनों तरफ से कॉन्केव, स्पेशली ह्यूमन में। वैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये जो स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी है वो चेंज होता है। मैमल्स में स्पेशली एंड ह्यूमन में बाई कॉन्केव शेप होता है। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीसी ऑफ मैमल्स have no nucleus। yes, न्यूक्लियस नहीं होता इनके आरबीसी के पास। क्यों नहीं होता? तो देखिए, अगर मान रहे हैं हम लोग कि एक आरबीसी सेल, तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। जो हम लोग का न्यूक्लियस एक सेल के अंदर ऐसा दिखता है, ये होगा ही नहीं। तो ये न्यूक्लियस का जो जगह है, इस जगह पे हम लोग का पाया जाएगा हीमोग्लोबिन। अब आप बताओ मुझे कि जब न्यूक्लियस था तब इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है, या जब न्यूक्लियस नहीं था तब हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू दैट जब नहीं है तब हम लोग की हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है। तो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड किया इसने। न्यूक्लियस नहीं है, ज्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा, ज्यादा ऑक्सीजन कंपाउंड, ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर पाएगा। और जितने भी मैमल्स होते हैं बहुत ही हाई एनर्जेटिक होते हैं, इसलिए उनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए हम लोग के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ये फिजियोलॉजी है कि हम लोग के जो मैमल्स हैं उसके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। पर यहां पे भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन जो है, दो मैमल्स में, जो है कैमल एंड लामा। ये दो मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। सो एरिथ्रोसाइट्स बने कैसे? तो एरिथ्रोसाइट बनते हैं एरिथ्रोपोएटिक सेल से। कैसे याद रखें एरिथ्रोपोएटिक? आप देख रहे हैं ये सिमिलर वर्ड्स। एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स, साइट्स। एरिथ्रोपोएटिक, पोएटिक को आप लिख सकते हैं सिंथेटिक, जो सिंथेसाइज करे, बनाए। एरिथ्रो रेड ब्लड सेल बनाने वाला, एरिथ्रोपोएटिक सेल्स, एरिथ्रोपोएटिक सेल।
जिसका नाम है, हम लोग के ह्यूमंस में जो आरबीसी बनाता है उसका नाम है हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट जो हम लोग का आरबीसी बनाता है, ये कहां पाया जाता है? ये हम लोग के बोन मैरो में पाया जाता है। यू नो वेयर इज बोन मैरो? हमारे बोन्स के बीच में जो भी कंटेंट है, डार्क कंटेंट है, जो टिश्यूज है, उसको बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं और ये मेजर साइट है ब्लड कॉर्पसल्स के प्रोडक्शन का, इसलिए इसको हम लोग स्टेम सेल भी बोलते हैं। स्टेम सेल, स्टेम टिश्यू, इस स्टेम टिश्यू है हम लोग का, जहां से सारे ब्लड कॉर्पसल्स बनते हैं। एक स्टेम है जहां से ब्रांचेस निकल रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स बन रहे हैं। एरिथ्रोपोएटिक सेल्स जो है आरबीसी का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें से जो ह्यूमन का एरिथ्रोपोएटिक सेल है वो हम लोग का हीमोसाइटोब्लास्ट है। अब इस जो ये प्रोसेस है जिसके द्वारा आरबीसी बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होता है हम लोग का एरिथ्रोपोएसिस। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को लिखा दिया था एरिथ्रोपोएसिस। पोएसिस में सिंथेसिस किस सेल के द्वारा किया जाएगा? एरिथ्रोपोएटिक सेल्स के द्वारा। एरिथ्रोपोएटिक सेल का ह्यूमन में एग्जांपल क्या है? हीमोसाइटोब्लास्ट। तो ऐसे बनता है हम लोग का आरबीसी, मेजर साइट फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। यस, आरबीसी मेजर साइट है हम लोग के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। अब एक टर्म आता है हम लोग के पास, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। ये सब सिमिलर टर्म्स। एरिथ्रोसाइटोपेनिया सेम है। एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स, पेनिया डिफिशियंसी। इसे क्या समझ रहे हैं हम लोग? आरबीसी डिफिशियंसी। आरबीसी की डिफिशियंसी, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। सारे वर्ड्स बहुत ही समझने लायक हैं और ये एक लैंग्वेज की तरह है जिसको अगर हम लोग समझ लें तो बहुत इजी होगा। अगर साइट वर्ड का यूज हो रहा है इट मीन सेल। एरिथ्रो का मतलब हम लोग जान गए रेड, एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल, पेनिया डिफिशियंसी। तो एरिथ्रोसाइट की अगर कमी होगी बॉडी में तो उसको हम लोग एरिथ्रोसाइटोपेनिया कहेंगे, इस कंडीशन को। पर जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी हम लोग के बॉडी में तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? अब आप कंफ्यूज ना हो कि हीमोग्लोबिन और आरबीसी क्या होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हम लोग उसको एनीमिया कहेंगे, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। एनीमिया, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी। और एनीमिया बहुत तरह के होते हैं जो मैं आपको अभी आगे लिखाऊंगा। उससे पहले चलिए कुछ और बेसिक बातें जानते हैं। तो हम लोग का जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। बचपन से पढ़ते आए हम लोग, हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारी बॉडी में आरबीसी के अंदर। इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना O2 एंड CO2। मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ये O2 का करता है
और थोड़ा सा और उससे कम CO2 का करता है। मिनिमम नहीं लिखूंगा पर मैक्सिमम ये O2 का करता है, उससे कम CO2 करता है। सबसे ज्यादा अगर हीमोग्लोबिन रिएक्टिव होगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड से होगा, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक है। होता क्या है कि जब हीमोग्लोबिन हम लोग का लंग्स के पास पहुंचा ब्लड कैपिलरीज में, तो जो एयर है अगर उस एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा है और साथ में ऑक्सीजन एंड CO2 है पर कार्बन मोनोऑक्साइड की भी मात्रा है, तो होगा ये कि ये जो हम लोग का RBC है या इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से ये बाइंड कर लेगा। इस कंडीशन में होगा ये कि ऑक्सीजन होते हुए भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे सारे सेल्स मरने लगेंगे, डेड हो जाएंगे, और जो ह्यूमन है या कोई भी एनिमल है उसकी डेथ हो जाएगी। तो हीमोग्लोबिन इज हाईली रिएक्टिव टू कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां मैंने मैक्स लिखा है क्योंकि मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट करता है, मैक्स ट्रांसपोर्ट। अब भाइयों हीमोग्लोबिन का प्रोसेस क्या है बनने का, हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, तो हीमोग्लोबिन के बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हीमोपोएसिस। देखा आप लोगों ने, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, एरिथ्रोपोएसिस मतलब एरिथ्रोसाइट का सिंथेसिस। अब यहां हम लोग पढ़ रहे हैं हीमोपोएसिस मतलब हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस। पोएसिस का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, सिंथेसिस। देखा ये एक लैंग्वेज की तरह है, अगर ये लैंग्वेज हम लोग पकड़ लें तो हम लोग बुक पढ़ के बहुत आसानी से बहुत कुछ समझ सकते हैं जो हम लोग को समझने में प्रॉब्लम होती, खासकर ये टर्म्स। हीमोपोएसिस के कारण हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होता है। तो हीमोपोएसिस क्या है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कैसे होता है, तो एक छोटा सा इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि क्या होता क्या है। जैसे ग्लाइसिन प्रोटीन प्लस एसिटिक एसिड जो हम लोग जानते हैं विनेगर जो होता है हमारे बॉडी में, हम लोग विनेगर नहीं पी लेते पर विनेगर जो है नेचुरल एसिटिक एसिड हम लोग की बॉडी में होता है, तो ये बनाता है पोर्फायरिन। अब ये पोर्फायरिन आयरन से बाइंड करेगा, आयरन से बाइंड करेगा, बनाएगा हीम। यही हीम बना हुआ है पोर्फायरिन एंड आयरन आयन से। ओके, इसको Fe आयन हम लोग कहते हैं, फेरिक आयन। अब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन है ग्लोबिन will make our hemoglobin। ये हीमोग्लोबिन का कॉम्पोजिशन है हम लोग, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीम एंड ग्लोबिन प्रोटीन मेक्स हीमोग्लोबिन। ये जो फंक्शन है इसको हम लोग हीमोपोएसिस कहते हैं। ये भी हम लोग का स्टेम सेल में होता है, यानी कि बोन मैरो में होता है। अब ब्लड का कंटेंट क्या है, Now, total RBC count, total एरिथ्रोसाइट काउंट जो हम लोग का है 4.5 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। टेस्ट होता है ये एक पैथोलॉजिकल टेस्ट है, TEC टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट, जिसका हम लोग का जो बेसिक है वो 4.5 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब जो हम लोग का पाया जाता है
एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बॉडी में। नाउ every 100 gram blood contains 15 gram RBC. हर 100 ग्राम ब्लड में 15 ग्राम आरबीसी पाया जाएगा। ये अप्रॉक्स है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा, पर ये अप्रॉक्स है, इतना पाया जा सकता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। अब हम लोग कुछ एक और पॉइंट है, पॉलीसाइथीमिया। ये क्या होता है पॉलीसाइथीमिया? इट इज इंक्रीज्ड, ड्रास्टिक इंक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन कब कब हो सकता है? इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन या तो हम लोग को ब्लड कैंसर हो जाए, ब्लड कैंसर होगा तो हम लोग का जो, अगर हीमोसाइटोब्लास्ट सेल जो है हम लोग का बोन मैरो का हीमोसाइटोब्लास्ट सेल, अगर उसमें ब्लड, उसमें कैंसर हो जाए तो वो क्या करेगा? ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा अपने नंबर्स को, और वो बेमतलब बहुत ज्यादा आरबीसी बनाएगा, तो उस कंडीशन में हम ब्लड कैंसर कर सकते हैं। अब एक नेचुरल कंडीशन भी होता है, एक नेचुरल कंडीशन है कि अगर हम लोग के बॉडी में PO2 की लेवल कम हो गई, PO2 क्या है? ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बॉडी में जो प्रेशर है ऑक्सीजन का, अगर उसकी मात्रा कम हो गई तब ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा किडनी को, स्टिमुलेट किडनी को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज व्हाट? दिस विल स्टिमुलेट किडनी एंड किडनी विल रिलीज एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन ये सीक्रेट करेगा। अब एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या करेगा? ये ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा और जाएगा बोन मैरो तक, जहां हम लोग का एरिथ्रोपोएटिक सेल्स पाए जाते हैं। एरिथ्रोपोएटिक सेल्स पाए जाते हैं। एरिथ्रोपोएटिक सेल्स को ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन स्टिमुलेट कर देगा टू इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, और ये अपना एरिथ्रोपोएटिक सेल जो हम लोग का हीमोसाइटोब्लास्ट है, जिसके बारे में आपको बताया मैंने, ये आरबीसी बनाने लगेगा। एक नेचुरल कंडीशन में होता है, जब हम लोग का जब PO2 लेवल हम लोग कम हुआ। PO2 लेवल कब कब कम होगा? मोस्टली हाई एल्टीट्यूड पे हम लोग का PO2 लेवल कम होता है। अगर हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं तो नॉर्मल जो हम लोग के बॉडी का कंडीशन है वो हम लोग के फेवरेबल कंडीशन से अलग हो जाएगा। अचानक से अगर हम लोग चले गए, ये जो चेंज आएगा ये ड्रास्टिक चेंज होगा, और इसके कारण जो हम लोग का ब्लड में PO2 का लेवल है कम होगा, तो बॉडी को नीड चाहिए होगी और ज्यादा आरबीसी, तो किडनी को स्टिमुलेट हो जाएगा, और किडनी फिर एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन एरिथ्रोपोएटिक सेल्स को स्टिमुलेट कर देगा, फिर आरबीसी प्रोडक्शन हम लोग का इंक्रीज होगा। ये बॉडी का स्टिमुलस है, बॉडी का स्टिमुलस, सॉरी, बॉडी का हम लोग का रिफ्लेक्स है, जो हम लोग के बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देता। सब कुछ हमारे ऑक्सीजन के कारण ही बॉडी में लिविंग है, सारे सेल्स ऑक्सीजन के कारण ही हमारे बॉडी में लिविंग। सो अब जैसे कि हम लोग ने हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस देखी थी, हीमोग्लोबिन कैसे सिंथेसाइज होता है, तो वैसे हम लोग अब एरिथ्रोसाइट की सिंथेसिस देखते हैं। एरिथ्रोसाइट कैसे सिंथेसाइज होता है? तो एरिथ्रोसाइट सिंथेसिस, जैसे हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस को क्या बोल रहे थे हम लोग? हीमोपोएसिस। तो एरिथ्रोसाइट की सिंथेसिस को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिथ्रो, THRO पोएसिस। अगर आपको साइंटिफिकली बोलना पड़े कि आपकी एक कार की कंपनी है और आपको कार की प्रोडक्शन करनी है, तो क्या बोलेंगे? समझिए कि आप बोलेंगे कार पोएसिस, आप कार की पोएसिस करें, कार की सिंथेसिस करें, तो वैसे ही हम लोग एरिथ्रोसाइट की सिंथेसिस करेंगे, आरबीसी। एरिथ्रोपोएसिस कौन करेगा?
एरिथ्रोपोइसिस हम लोग का हीमोसाइटोब्लास्ट सेल करेगा। अगर आपने शुरू से मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया होगा तो इतने सारे टर्म्स आपके दिमाग में बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे होंगे परेशान कर रहे होंगे। तो बिल्कुल बात पे ध्यान दीजिएगा। मैंने सब चीज का मीनिंग बता दिया है। साइट्स का मतलब क्या होता है, इथ्रो का मतलब क्या होता है, पोइसिस मतलब सिंथेसिस होता है, ब्लास्ट, हाँ हीमोसाइटोब्लास्ट क्या होता है, ब्लास्ट मतलब टिश्यू, टिश्यू का यूज होता है। ब्लास्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो टिश्यू है। अब हीमोसाइटोब्लास्ट क्या है, ये एक टिश्यू, ये हम लोग का डिवाइड करके एक टिश्यू बनाएगा नॉर्मोब्लास्ट। अब ये नॉर्मोब्लास्ट बनाएगा रेटिक्यूलोसाइट। रेटिक्यूलोसाइट RETICULO साइट, ये हम लोग का अर्ली आरबीसी जिसके पास न्यूक्लियस होगा। इसके पास न्यूक्लियस होगा, बाद में ये रेटिक्यूलोसाइट मैच्योर हो जाएगा तब ये बनेगा एरिथ्रोसाइट, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड मीन्स जिसके पास न्यूक्लियस हो, नॉन न्यूक्लिएटेड जिसके पास न्यूक्लियस ना हो। तो एक छोटा सा था, कैसे हो रहा है, बहुत डीप होगा ये बात, इसमें बहुत सारे हम लोग के हो रहे होंगे, क्या कहते हैं, सेल डिवीजन हो रहा होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हम लोग का स्ट्रक्चर होगा। पर इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अगर सिंपली हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से जाने तो इतना ही है कि एरिथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन होता है, नेचुरली होता है, हम लोग नहीं कराते। किसके द्वारा होता है, हीमोसाइटोब्लास्ट के द्वारा होता है, जो पाया जाता है हम लोग के बोन मैरो में। बहुत बार बोल चुका हूं, बोन मैरो पाया जाता है, ये एक प्रकार का टिश्यू है, ये नॉर्मोब्लास्ट टिश्यू बनाता है, फिर डिवाइड करके रेटिकुलोसाइट, फिर डिवाइड करके एरिथ्रोसाइट। ये फंक्शन है। इस फंक्शन के कारण हम लोग के ब्लड में आरबीसी की मात्रा बढ़ती है और बनती है। तो चलिए अब जानते हैं एनीमिया। एनीमिया बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं खून की कमी। अब खून की कमी और आरबीसी की कमी में हम कंफ्यूज होते हैं। दोनों टर्म में लिख रहा हूं, एरिथ्रोसाइटोपेनिया and anemia are two different conditions. Okay, दोनों में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, बिल्कुल ऑक्सीजन की ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी इन दोनों के कारण। पर ये जो है ये एरिथ्रोसाइट की कमी है, मतलब आरबीसी की कमी है, आरबीसी लो है। एनीमिया में डायरेक्ट हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी के अंदर का जो कंटेंट है वो लो हो जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल लो हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन लेवल कितने टाइप्स में लो होगा? लो होगा तो बहुत तरह से लो हो सकता है, और उसी लो वो किस टाइप से लो होगा उसमें हम लोग एनीमिया को डिफरेंट पार्ट्स में बांट देते हैं। मतलब कितने टाइप्स ऑफ एनीमिया होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया है जो मैं आप लोगों को बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनीमिया एक डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब कैसे हीमोग्लोबिन की कमी होती है उस हिसाब से एनीमिया को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया। कितने टाइप्स ऑफ एनीमिया होते हैं? सबसे पहले हो गया हम लोग के पास पर्नीशियस एनीमिया, फिर हम लोग के पास हो गया मेगाब्लास्टिक एनीमिया। ये डिजीज में हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, पर अभी अगर हम लोग एनीमिया के बारे में इस एनीमिया का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए ये कुछ कॉमन एनीमियाज है। मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो गया, जैसे हीमोरेजिक, सबका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा किस लिए क्या होता है। हीमोलिटिक एनीमिया,
हेमोरेजिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एंड सिकल सेल एनीमिया। ईटीसी बहुत तरह के एनीमिया होते हैं, पर ये कुछ मेन एनीमिया इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। पर नीचे से नहीं, डिफिशियंसी, ये जो क्रॉस का लोगो मैंने लगाया है ये डिफिशियंसी का है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, बीटा B12, जिसको हम लोग साइनोकोबालामीन भी कहते हैं, साइनोकोबालामीन, जिसको विटामिन B12। मेगाब्लास्टिक, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 as well as folic acid। हिमोलिटिक, लिटिक का मतलब होता है टूटना, हिमोलिटिक, लिटिक का मतलब होता है टूटना। हीमोग्लोबिन के टूटने से हीमोग्लोबिन के लाइसिस से, ब्रेकडाउन से। हीमोरेजिक का मतलब भी होता है टूटना, पर इस कंडीशन में टूट क्या रहा है? यहां पे हम लोग का हीमोग्लोबिन टूटा था, दैट इज आरबीसी टूटा था। हीमोग्लोबिन तो टूट नहीं सकता, आरबीसी टूटा था। और हीमोरेजिक हैमरेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन हैमरेज जो शब्द होता है जिसको हम हैमरेज बोलते हैं, वो हीमोरेजिक होता है स्पेशली, बेसिकली, पर हम लोग उसको हैमरेज बोलते हैं फास्टली। जब हम लोग बोलते हैं तो उसको हैमरेज साउंड करता है वो। तो हैमरेज का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग। हैमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। तो ये कॉज करेगा इंटरनल ब्लीडिंग से। अगर बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग है, आपको पता नहीं है कहां से खून बह रहा है, अंदर में कहीं पे, अगर आपको पेट में अल्सर हो गया गैस्ट्रिक जूस के कारण, जो हम लोग का स्टमक का वॉल है अगर वो टूट गया, तो पेट में जो हम लोग का स्टमक में ब्लड फ्लो होने लगेगा, ब्लड ब्लीडिंग होने लगेगी, जिसके कारण हम लोग का ये इंटरनल ब्लीडिंग हो गया। तो इस कंडीशन में भी हम लोग जो हीमोग्लोबिन की मात्रा वो कम होने लगेगी। ब्लड लॉस होगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगेगी ऑब्वियसली। तो ये हम लोग हीमोरेजिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया ये होता है बोन मैरो के डिस्ट्रक्शन से। बहुत खतरनाक हो सकता है। बोन मैरो मेन सेल है, मेन टिश्यू है, सारे कॉर्पसेस बनाता है। अगर बोन मैरो डिस्टर्ब हो गया किसी कारण से, डिस्ट्रक्ट हो गया, खराब हो गया, या उसके सेल्स डेड हो गए, तब उस कंडीशन को हम लोग एप्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। उस कंडीशन में भी हम लोग की हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, आरबीसी बनेगा नहीं। वो जो हम लोग के पास जो पहले से हीमोग्लोबिन है उसका कंपोजिशन खराब हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो ये कंडीशन भी बहुत खतरनाक हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया जो है वो हम लोग का कंजेनाइटल डिजीज है, मतलब एक इनहेरिटेड डिजीज है जो जन्म से पहले होता है, बर्थ से पहले होता है। ये कुछ बेसिक एनीमियाज है और कॉमन एनीमियाज है, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी और उनके किस चीजों का काम होता है, ये हम लोग ने आज यहां पे देख लिया। नाउ वी हैव साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का साइज जो हम लोग का है, इट इज 6 to 8 माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻⁶ मीटर, इतना साइज होता है बेसिकली आरबीसी। ये जो है प्लेटलेट से बड़ा है, आरबीसी प्लेटलेट से बड़ा है, पर डब्ल्यूबीसी से छोटा है। लार्जर देन ब्लड प्लेटलेट्स बट स्मॉलर देन व्हाइट ब्लड सेल्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट, जो आरबीसी के काउंट के लिए होता है। आई एम सॉरी, आरबीसी के काउंट के लिए नहीं, वो रिलेटेड टू आरबीसी है। चलिए देखते हैं। ESR मीन्स व्हाट? ई का मतलब एरिथ्रोसाइट, S फॉर सेडिमेंटेशन,
R for rate. Yes, ESR, erythrocyte sedimentation rate. What is it? अगर हम लोग ब्लड को नैरो ट्यूब में, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब कहते हैं, नैरो ट्यूब में रखेंगे और उसमें हम लोग ऐड करेंगे एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट अब एंटीकोएगुलेंट क्या है? हम लोग के बॉडी में नेचुरली कोएगुलेंट्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, जैसे प्लेटलेट्स हो गए, और बाकी हम लोग के पास प्रोटीन है जिसको हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। ये प्रोटीन्स होते हैं। तो होगा ये, अगर हम लोग एंटीकोएगुलेंट नहीं डालें तो जब हम लोग एक फ्लास्क में ब्लड लेंगे, टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेंगे, तो सारे सेल्स एग्रीगेट कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ब्लड क्लॉट होके क्लम्प बना लेगा, क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको रीड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर जब हम लोग इसमें एंटीकोएगुलेंट डालते हैं तो ब्लड अपना एक प्रॉपर्टी शो करता है जो डेंसिटी पर निर्भर करता है। ये प्रॉपर्टी ये है कि ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ आरबीसीज देन प्लाज्मा, ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ आरबीसी देन ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी विल सेटल डाउन। आरबीसी सेटल कर जाएंगे टेस्ट ट्यूब में, प्लाज्मा ऊपर, आरबीसी नीचे। जब हम लोग एंटीकोएगुलेंट डालेंगे, अगर ये नहीं डाले तो नहीं होगा, एंटीकोएगुलेंट डालेंगे तो आरबीसी जो है हम लोग का सेटल कर जाएगा बेस में। अब ये कितने, ये कुछ टाइम में कितना सेटल करेगा, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट बॉडी का एक प्रॉपर्टी। डिफरेंट बॉडीज में जो ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होगा ये डिफरेंट होगा। अगर एक ह्यूमन ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से सफर कर रहा है तो उसका जो सेडिमेंटेशन रेट होगा वो अलग होगा। पर नॉर्मल सेडिमेंटेशन रेट जो हम लोग का होगा वो 0 to 5 होगा मिलीमीटर इन 1 आवर, फर्स्ट आवर। यहां पे मैंने फर्स्ट आवर का यूज क्यों कहा, एंड 0.7 मिलीमीटर इन फर्स्ट आवर। ये क्या है भाई? ये दो अलग अलग क्यों लिखा मैंने? ये एवरेज है। 0.5 मिलीमीटर वाला मेल के लिए है, 0.5 मिलीमीटर वाला हम लोग का मेल के लिए है, जबकि 0.7 मिलीमीटर वाला हम लोग का फीमेल के लिए। फीमेल में सेडिमेंटेशन रेट लो होता है, आई मीन ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट आवर का यूज क्यों किया हमने? फर्स्ट आवर में जो हम लोग का ब्लड होगा वो लिविंग होगा। फर्स्ट आवर के बाद सेल्स डेड कर देंगे, तो बहुत सारी जो फंक्शंस हैं ब्लड के अंदर जो हो रहे होंगे, नेचुरल फंक्शंस, जो ये फर्स्ट आवर में शो करेगा वो नहीं होगा, ब्लड डेड कर जाएगा। तो ये सेडिमेंटेशन रेट भी चेंज हो जाएगा पूरी तरह से। इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट आवर को एक एवरेज माना है जो सेडिमेंटेशन रेट। टीबी डायग्नोस करने में हम लोग ईएसआर का यूज करते हैं। ईएसआर यूज होता है टीबी की बीमारी को हम लोग डायग्नोस करने में, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल टेस्ट है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसके बारे में हम लोग को बहुत कुछ नहीं जानना है। यही है कि एक प्रॉपर्टी है हमारे एरिथ्रोसाइट का या हमारे ब्लड का, जब उसमें कोएगुलेंट नहीं रहेगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे, तो ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ आरबीसी विल सेटल डाउन and it will, and this settling of RBC will be in a particular rate, and that rate is 0 to 5 millimeter in first hour in male and 0 to 7 millimeter in first hour in female.